जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे भाई। तो आज की वीडियो में जो हम लोग करेंगे भाई, ये रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बेहतरीन साइंस के प्रश्न भाई रहने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 प्रश्न आते हैं, बाकी आपके आते हैं। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को कर सकते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपने अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब कर लें भाई यहाँ पे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट भाई। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा आपके। पहला नंबर प्रश्न मेरे दोस्त आपसे कहा गया है, यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु तो पाइरोवेट कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जब पाइरोवेट की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है मेरे भाई, 3 कार्बन अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है मेरा भाई बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 2 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश में के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है। देखिए कोलाइडी कणों में जो प्रकाश की प्रघटना दिखती है, जैसे मान लीजिए कोहरे में हम लाइट जलाते हैं छोटे छोटे कण दिखते हैं, या हमारे पास कहीं विंडो से रोशनी आती है तो इस तरह के छोटे छोटे कण दिखते हैं, वो किसका प्रभाव है भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन क्या होता है, वो टिंडल प्रभाव से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्त। अगला प्रश्न जो रहने वाला है आपका वो रहेगा 3 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन करेगी भाई, आप सभी को पता है पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। और ये मेरे दोस्त यहाँ पे जो है सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, वो रहता है एक करती यानी लीवर हमारा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न है आपसे कहा गया है। 4 नंबर प्रश्न में दोस्त, एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी भाई, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ से बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। कौन सा भाई, ए वाला, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 5 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। सही वाला कौन सा है भाई, इसमें कहा है ये यह हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होता है। हाँ भाई, ये जो होता है ये ध्रुव के मध्य में होता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में होता है, ये बात सही है बिल्कुल। और दूसरा वाला जो है भाई, इसमें कहा गया आपको, इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। भाई आकृति जो है उससे लेना देना क्या भाई, आकृति से, ठीक है। जहाँ केंद्र है वो तो वहीं रहेगा, उसके साथ देख लेंगे। आकृति चाहे छोटी करो बड़ी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है पहला वाला। तीसरा वाला देखते हैं भाई, इसमें कहा यह हमेशा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। भाई हमेशा वक्रता केंद्र पर थोड़ी स्थित होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, पहला ही सही है, तो इसका मतलब जो है 3 वाला हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भाई 6 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, किसी गैस को द्वारा द्रवित किया जा सकता है, मतलब किसी गैस को हम द्रव में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें भाई, उच्च दाब कर दें, यानी दाब को बढ़ा दें, और निम्न तापमान को क्या कर दें, कम कर दें भाई, तब ये गैस क्या होगी, द्रव हो जाती है। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, उच्च तापमान, उच्च दाब और निम्न तापमान, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो है मेरा भाई तीसरे में दिख रहा है, यानी सी वाले में दिख रहा है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपका 7वें नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे इसमें आपसे कहा गया है, गलत जोड़ी का चयन करिए भाई, ठीक है। तो गलत हमें बताना कौन सा है। तो आइए पहले की ओर चलते हैं। पहला क्या कह रहा है भाई, कागज़ का कप जैवनीकरण है या अनजैवनीकरण, ठीक है। ठीक, कागज़ का जो कप है भाई, कागज़ जो है जो चीज़ नष्ट हो जाती है उसे कहते हैं जैवनीकरण, ठीक है। जैसे कागज़ को हम लोग क्या करेंगे भाई, जलाएंगे प्रकृति के अंदर, तो कागज़ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्लास्टिक जो हो जाएगी भाई, अजैव निम्नीकरण है भाई, ये भी बिल्कुल बात ठीक है भाई। प्लास्टिक कभी गलेगी नहीं, उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरण, ठीक है। जो गल जाती है उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक को अगर हम डाल देंगे कहीं खेत वगैरह में अपने, तो गलेगी नहीं, वो सालों साल ऐसी की ऐसी रहेगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग अजैव निम्नीकरण, ठीक है। और जो चीज़ गल जाती है, जिस तरह के, जैसे मान लीजिए सब्जियां हैं, डाल दी तो गल जाएगी सब्जी, और कागज़ जो है वो गल जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाते हैं जैव निम्नीकरण में, ठीक है। और वनस्पति जैव निम्नीकरण, ये भी ठीक है भैया, वनस्पति जो है गल जाती हैं, जैव निम्नीकरण है भाई। कुल्हड़ अजैव निम्नीकरण है भाई, कुल्हड़ तो भाई मिट्टी का बना होता है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अजैव लिख दिया है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, निम्नीकरण होना चाहिए, अजैव निम्नीकरण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो मेरे भाई यहाँ पे
आपका जो है मेरा भाई चौथा नंबर जो है बिल्कुल ठीक करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसने गलत बोला था तो गलत कौन सा वाला हो जाएगा भाई, यहाँ पे चौथा वाला, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे भाई, इन सभी से, इससे। ठीक है, और इससे ये पूछ लेगा सिंपली आपसे। ठीक है, कि बताइए जैव निम्नीकरण कौन सा है या अजैव निम्नीकरण कौन सा है, इस तरह से पूछ लेगा मेरे भाई हमसे। और बाकी ये क्लास जो है भाई रेलवे के सभी एग्जाम के लिए होगी भाई, साइंस सब में सेम आती है रेलवे के एग्जाम में, और 40 प्रश्न मैं करवा रहा हूँ भाई यहाँ पे। आप सभी रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए क्लास कर सकते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम PYQ के साथ मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 8 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त आपसे कहा गया है, मनुष्य में वायु नासिका छिद्रों से शरीर में प्रवेश करती है, वायु नली से होकर फेफड़ों में जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा यह सुनिश्चित करता है कि गले में वायुमार्ग अवरुद्ध ना हो। ठीक है, तो भाई देखिए, जो गले में जो अवरुद्ध मार्ग नहीं है ना हो, तो इसका क्या कारण भाई। ठीक है, मुख्य गुहा ये भी है भाई, नासिका के बड़े क्षेत्र ये भी हो जाएगा, और नासिका के क्षेत्रों से बड़े बॉल, ठीक है, यहाँ पर जो चले जाती है यहाँ से, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, तो इसका ए वाला जो हो जाएगा, उपास्थि बल में जो है भाई ये वायुमार्ग अवरुद्ध ना हो। ठीक है, अगर इससे जाएगी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मेरा भाई यहाँ पे आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब की इकाई है। ठीक है, तो दाब होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है भाई, P = क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया मेरे भाई यहाँ से, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया भाई इकाई पूछिए, तो इकाई भाई क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट उत्तर पास्कल हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, और न्यूटन तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पे बल का मात्रक हो जाएगा। केल्विन किसका भैया, हाँ तापमान का तो क्या हो जाएगा, तापमान केल्विन, यहाँ तापमान का हो जाएगा केल्विन। ठीक है, और घन मीटर भैया स्टेरेडियन का कोड है भाई यहाँ पे, ये स्टेरेडियन घन कोण। ठीक है, और रेडियन का क्या होता है मेरे भाई यहाँ से, पास घन कोण को घन मीटर में नापते हैं, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, आपसे कहा गया है भाई 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु को एक अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर का ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन बताइए क्या हुआ। आवर्धन मेरे भाई क्या होता है भाई, एम इक्वस टू क्या होता है मेरे भाई यहाँ से, हाइट ऑफ वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से, 10 हो जाएगी भाई। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बटे में ऊंचाई वाले, मतलब जो पहले बाद में लगाएंगे हम लोग, ऊंचे पहले लेंगे ऊंचाई का प्रतिबिंब। ठीक है, फिर उसको बाद लेंगे भाई 30 सेंटीमीटर ऊंचे वाले अपने लेंस के सामने रखा जाता है, और फिर उसके सामने रखी जाती है कितनी दूरी पे, 30 दूरी की, तो उसको जो दूरी पे रखी जा रही है भाई इस पर, और जो ऊंचाई वाली है भाई ऊपर। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से मेरा आवर्धन निकल के आएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर रखना है ऊंचाई वाला प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऊंचाई वाली वस्तु के बीच की दूरी के सामने रखा जाता है, तो दूरी कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर है, तो दूरी जो रहेगी नीचे आएगी, और जो ऊंचाई का प्रतिबिंब है उससे क्या करें, ऊपर रखेंगे। ठीक है, नीचे रख के इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ से 12वें नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति किसका उदाहरण है। ठीक है, मुक्त रूप से भाई कोई गिर रही है तो उसके क्या है भाई, एक समान त्वरण, उसका एक्सीलेटर क्या है भाई, एक समान है भाई यहाँ से। ठीक है, एक समान त्वरण भाई मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 13वें नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गर्मियों में सूती कपड़े पहनने के पीछे का कारण है। ठीक है, तो जो मेरे भाई सूती का जो कपड़ा होता है भाई, वो क्या होता है, एक अच्छा वाष्पीकरण होता है मेरे भाई यहाँ से, क्या होता है वाष्पीकरण अच्छा हो जाता है, हमारा पसीना वगैरह आता है गर्मियों में, पानी पीते हैं हम लोग, तो अच्छा वाष्पीकरण से हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग सूती कपड़े पहनने का पीछे का यही कारण है मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, हमारे अंगों में मौजूदा पेशियाँ तब तक चलती हैं जब तक हम चाहें, और जब ना चाहें तब रुक जाती हैं, ऐसी पेशियों को क्या कहा जाता है भाई, जो हमारी इच्छाएं से चलती हैं उसमें ऐच्छाइक पेशियाँ कहते हैं। जो अब देखिए हम चाहें, इसमें बोल रहा है, तो हम चाहें यानी जो हमारी मर्जी चले, जैसे हाथ को हमने ऊपर किया या नीचे किया, तो ये क्या है, हमारी ऐच्छाइक इच्छाएँ। ठीक है, ऐच्छाइक पेशियाँ मतलब हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं मेरे भाई, तो इन्हें बोलते हैं इच्छा के अनुसार चलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसे बोलते हैं ऐच्छाइक पेशियाँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अपचयन का उदाहरण। ठीक है, तो अपचयन में क्या होगा मेरे भाई यहाँ से, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण। ठीक है, तो जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैसा, 30 नंबर का कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, ये क्या होता है भैया, अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन और उपचयन, तो ये दो होते हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है, एक द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है भाई यहाँ से। ठीक है, तो जड़त्व स्वतंत्र जब होता है या समानुपाती होता है या जड़त्व के समानुपाती होता है द्रव्यमान के। ठीक है, तो जड़ द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है भाई यहाँ से। द्रव्यमान क्या होता है, समानुपाती होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 17 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त। इसमें कहा गया है, जब हम एक चम्मच के सामने वाले हिस्से को देखते हैं तब हमारा एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला हिस्सा किस दर्पण की तरह कार्य करता है मेरे भाई यहाँ से। तो चम्मच में हम लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं भाई, तो अवतल दर्पण की तरह प्रयोग करेगा भाई। क्या अवतल दर्पण के लिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करके रख लें भाई, ताकि ऐसी क्लास आपको डेली मिलती रहे भाई यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 18 नंबर का आपसे कहा भाई, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई, टेस्टिस में होता है, यानी कि टेस्टिस में होता है भाई, यहाँ पे वृषण में हो जाता है। ठीक है, और जो वृषण जो शुक्राणु को भाई को जो है भाई टेम्परेचर चाहिए, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम चाहिए भाई यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 18-19 नंबर का आपसे कहा गया है इसमें, एक गेंद को एक टावर की चोटी से गिराया जाता है और गेंद की गति मध्य बिंदु पर गेंद के पास कौन सी ऊर्जा होगी मेरे भाई यहाँ से। यानी आपसे ये पूछा गया, कोई टावर है अपने आपके पास यहाँ से, और यहाँ से एक टावर की चोटी से गिराया जाता है। कोई गेंद यहाँ से ली बॉल मैंने और यहाँ तक गिराई है, अगर वो यहाँ पे आ जाती है बीच में बिल्कुल मिडल में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, तो देखिए मिडल में जब आती है तो ये नियम होता है कि भाई यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, दोनों जो है मेरे भाई यहाँ पे बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका 20 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है इसमें, एक दंड चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस ओर से किस ओर होती है मेरे भाई यहाँ से। देखिए अंदर जब कहेगा मेरे भाई, अंदर जब भी अंदर की बात करेंगे तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होंगी भाई जब भी अंदर की बात करेगा। लेकिन जब बाहर की बात करेगा मेरे भाई, अंदर अगर नहीं कहेगा तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला इसका जो है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों पूछे जाते हैं, बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, अंदर पूछेगा तो दक्षिण से उत्तर, और अगर ऐसे ही पूछ लेगा अंदर नहीं पूछेगा तो उत्तर से सीधे क्या कहेंगे भाई, दक्षिण। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई यहाँ से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहा गया भाई पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों होती है भाई पादप कोशिका में। जो पेड़ होते हैं इनकी कोशिका भित्ति होती है भाई। ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो पहली जो होती है बाहरी आवरण आवरण होता है भाई पौधों का, ये इसकी रक्षा करते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, तो विभिन्न बाहु प्रभाव से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है ए ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। जो हमारे पास जो कोशिका भित्ति होती है भाई, ये क्या करती है, हमारी रक्षा करती है पेड़ों की। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, सुरक्षा कवच मान सकते हैं पेड़ों का। ठीक है से, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई, 60 मीटर लंबे एक पुल में उमा तैरती है और 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और उसी सीधे रास्ते में वापस आ जाती है, तैरकर 120 मीटर की दूरी तय करती है। तो उसका वेग बताइए क्या होगा भाई। यहाँ से देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है भाई विस्थापन, विस्थापन बटे में भैया समय होता है, समय। और विस्थापन क्या होता है भाई, विस्थापन ये होता है जैसे मान लीजिए भाई यहाँ से मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ गया और यहाँ गया, यहाँ तक रुक गया। अब विस्थापन क्या होगा भाई, ये इन जहाँ से चला और जहाँ से मैं जहाँ से चला वहाँ रुका, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को मैं विस्थापन कहता हूँ भाई। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अगर ये चल के ऐसे करके आके और ये यहाँ से घूम के यहीं आ जाएगा तो विस्थापन तो न्यूनतम दूरी होगी नहीं कुछ, तो न्यूनतम दूरी जब जीरो हो जाएगी तो हमारे पास वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सवाल में आपसे इसमें कहा गया भाई 60 मीटर लंबे पुल में उमा तैरती है और 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और सीधे रास्ते से वापस तैरकर 120 मीटर यानी 60 मीटर चली इधर, 60 मीटर यहाँ जाने में चला और 60 मीटर यहाँ आने में चला, तो भाई विस्थापन तो हुआ ही नहीं कुछ। विस्थापन कब होता भाई, यहाँ से अगर मान यहाँ पे जाती है और यहाँ से वापस नहीं आती भाई, तो दूरी हो जाती कुल जितनी थी उतनी। अब वो कह रहा है यहाँ से आकर यहीं वापस आ गई, यानी 120 मीटर चल ली उसने। अब 120 मीटर चलने में भाई तो विस्थापन तो क्या हो गया, जीरो पर। और समय कितना मेरे भाई यहाँ से, समय है आपके पास 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड मेरे भाई यहाँ से। अब किसी के जीरो से भाग करोगे तो भाई क्या आ जाता है आंसर, जीरो ही आ जाता है। तो जीरो आंसर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, क्या हो जाएगा, जीरो उत्तर करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पे ए वाले में दे रखा है मेरे दोस्त यहाँ से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए में दे रखा है भाई यहाँ पे, ठीक, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, विस्थापन 0 हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और दूरी अगर पूछे तो 120 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 23 नंबर। आपसे कहा गया भाई इसमें, पौधों में निषेचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो पौधे होते हैं वो निषेचन कैसे करते हैं भाई, पराग, जो देखिए यहाँ पे अंडा द्वारा उत्पादित नर जनन कोशिका पराग नालिका में उपस्थित मादा युग्म के साथ जुड़ती है, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, पहला वाला, पहला गलत हो जाएगा। अगला है भाई, पराग द्वारा उत्पन्न नर जनन कोशिका वर्तिकाग्र में उपस्थित मादा युग्म के साथ जुड़ती है, नहीं भाई, मादा के साथ कौन जुड़ेगी, नर के साथ जुड़ेगी। अच्छा, हाँ, नर युग्म के साथ बीजांड में जो है जुड़ जाएगी, जो उसके अंदर बीजांड में क्या होगा, जुड़ जाएगी मेरा भाई, यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। देखिए, पराग कण द्वारा उत्पादित नर जो होता है भाई, कोशिका बीजांड में उपस्थित मादा युग्मज के साथ क्या होती है भाई, जुड़ जाती है मेरा भाई यहाँ से, ठीक है, तभी क्या होते हैं, फल आते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई, पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग वनस्पति प्रवर्धन में किया जाता है भाई। तो उसका जो पत्तियाँ और तना जो है भाई, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, वनस्पतियों के लिए, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से क्लास को समझ में आ रही है, और क्लास को लाइक नहीं किया भाई अभी तक तो लाइक जरूर कर दें भाई, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए की प्रवृत्ति का निर्माण किया जाता है, का एक मूल घटना है, ठीक है, निर्माण एक मूल घटना भाई। डीएनए का मतलब क्या होता है मेरा भाई, कौन सी घटना है, प्रजनन की घटना भाई यहाँ से, ठीक है, कौन सी घटना है, प्रजनन की, क्योंकि डीएनए से आपको पता चला सकता है प्रजनन, किसी व्यक्ति का जो है पता लगा सकते हैं डीएनए से, उसका मैच करवा के जो है एक मतलब व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, मतलब इस तरह के आ जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, डीएनए मैच करवा के पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति किसका है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रजनन से संबंधित है मेरा भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 26 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के समान है, तो वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है भाई, फोकस पर वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से दूर। तो भाई जब भी इस तरह का बनेगा भाई, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का समान प्रतिबिंब बनेगा, तो ये क्या होता है, वक्रता केंद्र पर बनता है भाई, कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई यहाँ से, सवाल में कहा गया भाई, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करिए भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए, स्तंभ 1 दे रखे हैं, इधर स्तंभ 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा इसका। इसमें देखिए पहला जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो संबंध होता है वो किससे होता है मेरे भाई यहाँ से, पोषण से, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब का मतलब क्या होता है भाई, निषेचन यहाँ होता है, और गर्भाशय का मतलब होता है रोपण, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह से देखिए कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, पहला दूसरा तीसरा, कहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है यहाँ से मेरे प्यारे भाई, तो अगला प्रश्न रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा भाई, अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है यहाँ से 28 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका। 28 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है मेरे भाई, 28 नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया है, जो 28 नंबर का प्रश्न है आपसे, इसमें ये कहा गया है कि मिश्रण का निर्माण, ठीक है, इसका मिश्रण का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्रण का निर्माण एक है परिवर्तन, जबकि यौगिक का एक निर्माण क्या है भाई। देखिए जो भाई मिश्रण होता है ये भौतिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पानी के अंदर चीनी घोल दी है, दोबारा चीनी बनाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको गर्म करके चीनी बना सकता हूँ, तो ये तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। पहला तो हो जाएगा भौतिक, तो भौतिक यहाँ भी है देखिए, पहला इसमें भी है और इसमें भी है भाई यहाँ से, ठीक है। अब वो कह रहा है यौगिक का निर्माण एक परिवर्तन है भाई, यौगिक का निर्माण जो है मेरा भाई वो तो रासायनिक परिवर्तन है भाई यहाँ से, कौन सा है, और रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला जो होगा भौतिक, दूसरा होगा रासायनिक, एक ऑप्शन नंबर जो है 4 में दे रखा है भाई, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगला क्वेश्चन है भाई 29 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनात्मक अभिषिक्त ऋण और ऋणात्मक अभिषिक्त ऋण होते हैं भाई। तो देखिए आप सभी को पता है भाई, जो Na होता है इसमें प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो दोनों आयन धनात्मक होते हैं, ये तो गलत हो गया भाई, दोनों धनात्मक नहीं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक होता है। आपसे कहा है Na और Cl दोनों के ऋणात्मक होते हैं भाई, ये दूसरा भी गलत हो जाएगा यहाँ से, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। अगला है Na धनात्मक आवेश तथा Cl ऋणात्मक, ये देखिए सही उत्तर है भाई तीसरा वाला, ये जो है करेक्ट। पहला पर क्या होता है भाई, Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस होता है, ठीक है। ये तो कोई नहीं भाई, Na पे आवेश धनात्मक होता है Cl, और ये उल्टा लिख दिया भाई इसमें, तो ये तो गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वाला सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 30 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग परिवर्तन हो सकता है? यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो भाई ये घोंघा है भाई। कौन सा भाई? घोंघा। ठीक है, इसमें नहीं होता भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, प्रतिरोध को समांतर संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई समांतर में क्या जोड़ेंगे भाई? समांतर क्रम क्या होता है भाई? आपको ये ध्यान रखना है। समांतर होता है भाई R इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। इस तरह से कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक चला जाता है मेरे भाई से। ठीक है, तो आपसे कहा गया भाई समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो समांतर में क्या होगा? प्रतिरोध को सब जोड़ेंगे, कुल का क्या होगा? अधिक होगा प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हमेशा छोटे प्रतिरोध से क्या होगा? कम हो जाएगा भाई यहाँ से। सॉरी, समानांतर क्रम में क्या होता है भाई? ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने आपको, फिर से बताता हूँ। समांतर क्रम में होता है 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह ही भाई चला जाता है। ठीक है, तो ये न्यूनतम प्रतिरोध देता है भाई यहाँ से। ठीक है, कुल प्रतिरोध हमेशा छोटे प्रतिरोध से क्या देता है? कम देता है भाई। और जो R वाला होता है एवं श्रेणी क्रम वाला, ये R1 प्लस R2 इस तरह का मेरा भाई होता है, जो ये जो है आपको भाई अधिक प्रतिरोध देता है। ठीक है, तो देखिए अधिक वाला भी एक ऑप्शन होगा इसमें। कुल प्रतिरोध हमेशा छोटे प्रतिरोध से अधिक देता है, कुल प्रतिरोध हमेशा छोटे प्रतिरोध से क्या देता है? कम देता है। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगर भाई ये समांतर क्रम में पूछा गया तो ये हो जाएगा आंसर, समांतर क्रम में तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो आंसर ये हो जाएगा भाई, छोटे प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 32 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया, लेंस की क्षमता पी का सूत्र क्या है भाई? लेंस की जो क्षमता होगी भाई वो क्या होगी? पी इक्वल्स टू होता है 1/f। क्या होता है भाई? 1/f। ये तो भाई मेरे दोस्त मीटर में होता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा मीटर में। तो मीटर में देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दे रखा है ए वाला। सेंटीमीटर में अगर उत्तर होता तो पी इक्वल्स टू कितना होता है मेरे दोस्त? यहाँ से पी बराबर 100/f। तो ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ से किसके लिए? सेंटीमीटर के लिए मेरे दोस्त। ये मीटर के लिए, ये रहेगा सेंटीमीटर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ से चलते हैं 33 नंबर का प्रश्न है आपसे कहा गया भाई, आपसे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में कहा गया है 33 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह होते हैं भाई? तो आवर्त की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? यहाँ पे 7 होती है। कितनी होती है? 7। आवर्त कितने होते हैं भाई? ऐसे होते हैं आवर्त नीचे की ओर, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से नीचे की ओर होते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं आवर्त, किसे बोलते हैं, और वर्ग समूह किसे बोलते हैं। इस तरह की कोई लाइन है मेरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के क्या होते हैं? आवर्त। और जो क्या बोलते हैं समूह होते हैं वो ऐसा होता है 1 से लेकर 18 तक यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की आवर्त सारणी होती है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे है भाई 7 और 8। 7 और 8 कहाँ पे? 7 और 18 सॉरी, 7 और 18 जो है मेरे भाई 1 ऑप्शन में हो जाएगा पहले वाले में। 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है मेरे भाई ऐसे कहा गया, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ए से कैसे संबंधित है भाई? देखिए जो हमारे पास जो प्रतिरोध होता है भाई वो क्या होता है? सीधे सीधे रो एल बाई ए होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई यहाँ से आर इक्वस टू वो होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है आर इक्वस टू। तो वो से कह रहा है क्या संबंध है इसके अंदर? संबंध कैसा होगा भाई? ये लंबाई और एरिया के क्या होगा मेरे भाई यहाँ से? लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा है। देखिए यहाँ से बटे में है तो इसे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई की क्या है? सीधे समानुपाती। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में है, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 35 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है, मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन कहाँ होता है भाई? पित्तरस कहाँ बनता है भाई? आप सभी को पता है यकृत में बनता है भाई यहाँ से। और अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलते हैं भाई? इंसुलिन। ठीक है, अमाशय नहीं यार, अग्नाशय, अग्नाशय मेरे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, तो समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 36 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त। इसमें कहा गया है, एक परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है भाई? तो धारा को मापने के लिए किसका भैया उपयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं प्यारे भाई यहाँ पे। एमीटर कहाँ पर है भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर
विभव मापने के लिए किया जाता है भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है प्राकृतिक सूचक लिटमस विलयन को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है भाई? तो ये कौन से पौधे से प्राप्त करते हैं भाई? लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 48 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है भाई? बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई? मीथेन जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, और ब्यूटेन और प्रोपेन भैया किसके हैं भाई? ब्यूटेन और प्रोपेन किसके हैं भाई यहाँ पे? ये और मेरे भाई ये। ठीक है, ये दोनों किसके हैं मेरे दोस्त? ये है भाई एलपीजी का। ठीक है, और मुख्य घटक कौन सा? ब्यूटेन है। मुख्य घटक एलपीजी का ब्यूटेन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 39 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है भाई समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में जो है भाई अल्ट्रा वेव से ये क्या करती है भाई? रक्षा करती है भाई पृथ्वी की। ठीक है, तो जो सूर्य से निकलने वाली खतरनाक वेव होती है अल्ट्रा वेव, उससे जो है भाई रक्षा करती है भाई यहाँ से। ठीक है, जो ज़रूरत की होती है वो इन्हें अंदर आने देती है, और जो ज़रूरत की नहीं है वो उन्हें क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस कर देती है भाई यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है, अंतिम क्वेश्चन है भाई इस क्लास का। कहा गया है मेरे दोस्त यहाँ पे आपसे मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है भाई? ब्लड प्रेशर आप सभी को पता है भाई 180/120 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 120/80 जो है नापते हैं इसको। इसमें नापते हैं सिस्मोग्राफ इसका कोई इसका यंत्र है, उससे नापते हैं इसको। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना बीपी को कितना होना चाहिए? नॉर्मल 120/80 मेरे भाई यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करें भाई यहाँ पे। ये जो साइंस है भाई, ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे 40 टेक्नीशियन ग्रेड 3 को टारगेट करेंगे हम लोग, लेकिन रेलवे के सारे एग्जामों की साइंस कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से भाई यहाँ से। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।